Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of GATE 2019 complex analysis portion. So complex analysis से total 6 क्वेश्चन आस्क किए गए थे GATE 2019 में. So आज के इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. In the first question given that fc to c एक फंक्शन दिया है, c कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, be defined by define क्या हुआ x plus iota y equals to x cube plus 3xy square plus iota y cube plus 3x square y where I iota को डिनोट कर रहा है इमेजिनरी नंबर को. Let f dash z denote the derivative of f with respect to z. Then which of the following statement are true? फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है f dash I f dash 1 plus I exist and f dash 1 plus I equals to 3 रूट 5. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एफ इज एनालिटिक एट ओरिजिन. लास्ट थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट आई. एंड लास्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल एट आई. सो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम उसके सी आर इक्वेशंस निकाल सकते हैं. अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन उस सी आर इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहे हैं. देन यहाँ से अगर फंक्शन हमें गिवन है, फंक्शन गिवन है एक्स प्लस आइटा वाई, देन एफ ऑफ एक्स हमें ये गिवन है. देन हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन एफ एक्स वाई गिवन ही है. सो यहाँ से जो आइटा से फ्री पार्ट है ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा. सो रियल पार्ट है हमारे पास यू एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 3xy स्क्वायर. सिमिलरली अगर वाई की बात करें, वाई है हमारे पास वाई क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई. सो सी आर इक्वेशन होती है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ यू वाई. देन यहाँ से अगर यू एक्स की बात करेंगे, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. सिमिलरली यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 6xy और v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ से आएगा 6xy और v का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. एज ईयरली आई एम सेड कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन किसी भी पॉइंट ए पर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन वो सी आर इक्वेशन उस पॉइंट पे सेटिस्फाई करेगा. देन यहाँ से सी आर इक्वेशन है यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स. तो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई यहाँ से हमारे पास आ रहा है, बट यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स कब आ रहा है, यू वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी एक्स तब भी आएगा, सॉरी ये टर्म माइनस ऑफ वी एक्स की तब भी आएगी. 6xy इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6xy तभी आ सकता है जब एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो हो. और एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो इंप्लाई कर रहा है या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा. सो या तो एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा, उसी केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. मतलब फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल तो है नहीं, फंक्शन सिर्फ डिफरेंशिएबल आएगा एक्सेस पे, या तो रियल एक्सेस या इमेजिनरी एक्सेस, मतलब एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस, इन्हीं पे डिफरेंशिएबल आ रहा है. पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल नहीं है. और अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफरेंशिएबल नहीं है देन इस केस में वो पूरा फंक्शन एनालिटिक तो होगा नहीं. और ओरिजिन की बात करें, अगर कोई फंक्शन ओरिजिन पे एनालिटिक है देन अगर ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक होगा, सॉरी अगर ये फंक्शन यहाँ पे एनालिटिक है देन इसका मतलब इसके रेडियस में भी एनालिटिक होगा. सो यहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है क्योंकि यहाँ से इसके रेगुलर पॉइंट होगी, रेगुलर पॉइंट पे भी फंक्शन एनालिटिक होगा. सो इस केस में ये फंक्शन हमारे पास ओरिजिन पे एनालिटिक नहीं होगा क्योंकि इसके इस ओरिजिन के तरफ चारों तरफ अगर हम एक डिस्क बनाते हैं तो उस पर रेगुलर पॉइंट्स होंगे, उस रेगुलर पॉइंट्स पे भी फंक्शन एनालिटिक होना जरूरी है. बट फंक्शन हमारे पास यहाँ पे इन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा क्योंकि फंक्शन सिर्फ डिफरेंशिएबल है हमारे पास एक्सिस पे. तो इस केस में यहाँ से हमारे पास ऑप्शन बी डिस्कार्ड हो जाएगा. ऑप्शन कह रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ से एफ डैश 1 प्लस आइटा एग्जिस्ट करे, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल यहाँ से इन पॉइंट्स पे कैसे एग्जिस्ट करे क्योंकि या फंक्शन सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है जिनके लिए या तो एक्स इक्वल्स टू जीरो या वाई इक्वल्स टू जीरो. बट इस केस में ना तो एक्स जीरो है ना वाई जीरो है. सो इस केस में ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. वैल्यू की तो बात ही अलग होगी, फंक्शन नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा देन डिफरेंशियल फंक्शन की वैल्यू कहाँ से आ गई. और ऑप्शन सी की अगर बात करें, एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट आयोटा, आयोटा सिर्फ आयोटा की बात होगी. देन इस केस में हमारे पास एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा और वाई इक्वल्स टू 1 आ रहा है. सो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है देन इस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. बट हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. सो यहाँ से ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड हो गया. बच्चा ऑप्शन डी, सो हम ऑप्शन डी को डायरेक्टली करेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा चेक भी करना चाहिए तो एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 1 दिया सिर्फ हमारे पास रियल फंक्शन दिया, रियल दिया देन इमेजिनरी की वैल्यू जीरो होगी, इमेजिनरी की वैल्यू जीरो होगी देन वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया. देन इस केस में हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 1 और वाई इक्वल्स टू जीरो है देन फंक्शन डिफरेंशिएबल है. सो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आ गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question given that let f is continuous
function defined on 0 to 2 such that f of x is greater than equals to 0 for all x belongs to 0 to 2 if the area is bounded by y of fx x equals to 0, y equals to 0, x equals to b is root of 3 plus b square minus root of 3 where b belongs to 0 to close to then the value of f1 equals to सो f1 की वैल्यू निकालनी है। f1 की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए अगर एरिया की बात करते हैं एरिया आता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। सो यहाँ से y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स दिया सो एरिया आ जाएगा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई और एरिया हमें गिवन है क्वेश्चन में √3 प्लस बी स्क्वायर माइनस √3। सो ये इक्वेशन सेकेंड आ गई। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें लेट अस टेक एफ एक्स का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन आएगा देन इसकी वैल्यू 0 टू बी निकालेंगे। सो यहाँ से वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन थर्ड। सो यहाँ से अगर कंपेयर करें देन हमारे पास इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से अगर कंपेयर करते हैं देन ये इंप्लाई करता है यहाँ से एफ जीरो की वैल्यू तो रूट ऑफ 3 आ रही है, एफ बी की वैल्यू रूट ऑफ 3 प्लस बी स्क्वायर आ रही है। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर। देन एफ ऑफ तो अगर यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स आया है हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया है अगर ये और हमने ऊपर लिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कैपिटल एफ एक्स आया है देन एफ एक्स का अगर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे देन ये फंक्शन हमारे पास ओरिजिनल आ जाएगा यानी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया। सो ये इंप्लाई कर रहा है एफ एक्स हमारे पास रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर है देन एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 1/2 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर हाफ इंटू 2 ऑफ एक्स। सो 2 कैंसिल सॉरी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई होके आएगी एक्स ओवर रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास ये आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन और एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है देन एक्स इक्वल्स टू अगर 1 पुट करेंगे देन 1/√4 आ जाएगा। सो 1/√4 इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग ए एलिमेंट हो देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ए आता है बट यहाँ से हमें तो पहले से ही रूट में फंक्शन दिया हुआ है देन इस केस में हमारे पास प्लस माइनस का तो साइन आएगा नहीं सिर्फ प्लस साइन ही है यहाँ पे गिवन। सो यहाँ पे सिर्फ आएगा 1/√4। सो 1/√4 इक्वल्स टू 1/2 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग 0.5 यहाँ से आंसर आएगा। सो इस क्वेश्चन का हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 0.5। Now come to the next question. In this question given that let alpha equals to integration over c exponential iota pi z dz by 2z square minus 5z plus 2 where c is equals to cos t plus iota sin t where t is between 0 to 2 pi close interval 0 to pi and I equals to I denote कर रहा है equals to -1 root then the greatest integer less than equals to alpha is equal to mod of alpha is then यहाँ से greatest integer लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एल्फा की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। सो यहाँ से जो एल्फा है हमें ये गिवन है। सो एल्फा को पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे देन इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू निकाल देंगे देन ये निकालनी मॉड्यूलस पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए देन सो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले इस इंटीग्रल साइन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन यहाँ से वैल्यू आएगी एफ जेड हमें गिवन है एफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड आ जाएगा यहाँ से एक्सपोनेंशियल आएगा पाई जेड बाई 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। सो यहाँ से 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2 को फैक्टराइजेशन कर लेंगे z माइनस 2 2z माइनस 1 आएगा और साथ ही c की वन है हमें कोस टी प्लस आएटा साइन टी। सो दिस वन इज इम्प्लाइंग एक्सपोनेंशियल आएटा टी और t इज बिटवीन 0 to 2 पाई के क्लोज इंटरवल में। सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है ये हमारे पास इंप्लाई कर रहा है c हमारे पास एक कंटूर होगा रेडियस 1 का सर्कल है। सो रेडियस 1 का अगर एक सर्कल आ रहा है देन यहाँ से जो इसके एफ जेड के पोल्स है एफ जेड के पोल्स आएंगे एक तो जेड इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आएगा जेड इक्वल्स टू हाफ। इसके दो पोल्स आ रहे हैं दोनों सिंपल पोल्स आ रहे हैं और दोनों सिंपल पोल्स आ रहे हैं देन यहाँ से जेड इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास कंटूर में क्लोज इंटरवल में लाइन नहीं करा क्योंकि जेड इक्वल्स टू आउट ऑफ डोमेन हो गया और जेड इक्वल्स टू हाफ हमारे पास जो ये सर्कल आया है डोमेन इसमें लाई कर रहा है देन सिर्फ इसी पे हम फंक्शन का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। देन यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू आए इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड then by Cauchy residue theorem integration of fz dz equals to 2 pi iota sum of residue fz। then यहाँ से
टू पाई आइटा इक्वल्स टू सम ऑफ रेजिड्यू आया, देन रेजिड्यू यहाँ पे किस पे निकलेगा, जेड इक्वल्स टू हाफ पे निकलेगा, कॉज ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 पे जो पोल है वो आउट ऑफ डोमेन होने की वजह से यहाँ पे कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, सिंगुलरिटी नहीं होगी, देन रेजिड्यू यहाँ पे जीरो होगा। सो यहाँ पे जो रेजिड्यू निकल रहा है वो सिर्फ जेड इक्वल्स टू हाफ पे निकलेगा, देन रेजिड्यू इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू हाफ। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, जेड इक्वल्स टू हाफ सिंपल पोल है, देन यहाँ पे रेजिड्यू आएगा लिमिट जेड इज टेंडिंग टू हाफ जेड माइनस हाफ इंटू एफ जेड। देन यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, टू पाई आइटा लिमिट जेड इज टेंडिंग टू हाफ जेड माइनस हाफ इंटू एफ जेड। देन सिंप्लीफाई करते हैं, टू पाई आइटा लिमिट जेड इज टेंडिंग टू हाफ एक्सपोनेंशियल पाई जेड बाई, ये सिंप्लीफाई होकर यहाँ से वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू जेड माइनस 2, देन जेड इज टेंडिंग टू हाफ करेंगे, देन यहाँ से रिजल्ट आएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन पाई आइटा इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल आइटा पाई बाई 2 माइनस 3/2। देन दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से एक्सपोनेंशियल आइटा पाई बाई 2 को सिंप्लीफाई कर लिया, कोस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2 और साथ ही बाकी वैल्यू को माइनस 2 पाई बाई आइटा 2 पाई आइटा बाई 3 लिख दिया। देन कोस पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0 एंड आइटा साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू आइटा आ जाएगा, कोस ऑफ साइन पाई बाई 2 इक्वल्स टू 1, देन यहाँ से आइटा आ गया। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट बना है 2 पाई बाई 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू आइटा, सो आइटा आइटा मल्टीप्लीकेशन हो गया आइटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस इंटू के प्लस आ गया और बची हुई वैल्यू 2 पाई बाई 3 गई है। सो इससे सिंप्लीफाई करते हैं, पाई इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट 22/7 है, देन यहाँ से सिंप्लीफाई होकर रिजल्ट आएगा 44/21। सो इससे सिंप्लीफाई करने पर 2.0 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो ये ग्रेटर देन जीरो ही आ रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो हमें मोड ऑफ एल्फा की वैल्यू निकालने के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मोड ऑफ एल्फा निकालना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू। सो यहाँ से अगर इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू की वैल्यू निकालते हैं, देन यहाँ से आएगा एल्फा इक्वल्स टू हमारे पास 2 रिजल्ट, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है ये ग्रेटर देन 2 आएगी, ये वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 2 आ रही है, देन इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास यही होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ एल्फा, देन दिस वन इज इम्प्लाइंग, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी एल्फा इक्वल्स टू 2 इज अ राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास करेक्ट आंसर आया alpha equals to 2. Now come to the next question. This question is saying let fc to c be a function defined on fz equals to z raised to the power 6 minus 5z raised to the power 4 plus 10. Then the number of zeros of f in z belongs to c mod of z is less than 2 is where C is the set of all complex numbers. So हमें यहाँ पे number of zeros निकालने के लिए हम रोज थ्योरम काम में लेंगे। रोज थ्योरम हमें कहती है if इसका एक रिजल्ट है हमारे पास, if fz and gz both are analytic function and mod of gz is less than mod of fz, then fz and fz plus gz have same number of zero inside C. So यहाँ से C जो कॉम्प्लेक्स प्लेन दिया, देन उस जो हमें डोमेन दिया उसमें सेम जीरोज होंगे। सो रोश थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से हमें एफ जेड दिया हुआ है जेड रेस्ट टू द पावर 6 माइनस 5 जेड रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 10। देन यहाँ से अगर अज्यूम करें एच जेड एक दूसरा फंक्शन अज्यूम करें जेड माइनस 5 जेड रेस्ट टू द पावर 4 एंड जी जेड अज्यूम किया, बाकी बचा हुआ फंक्शन जेड रेस्ट टू द पावर 6 प्लस 10। देन यहाँ से हमें जो डोमेन गिवन है वो है जेड बिलोंग्स टू सी मोड ऑफ जेड इज लेस देन 2। देन इस डोमेन के अकॉर्डिंग अगर देखें देन यहाँ से मोड ऑफ एच जेड की हाईएस्ट वैल्यू क्या आ सकती है, मोड ऑफ एच जेड की एच जेड की हाईएस्ट वैल्यू आएगी यहाँ से -5 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 4, इसका मॉड्यूलस ले लेंगे, इसकी हाईएस्ट वैल्यू ये आएगी, ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 4 16 और ये आएगा 16 इंटू 5 इक्वल्स टू 80। सो यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू मॉड्यूलस की आएगी 80। सिमिलरली अगर जी जेड के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू हाईएस्ट निकालें देन यहाँ से आएगी 2 रेस्ट टू द पावर 6 प्लस 10। देन ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 रेस्ट टू द पावर 4 की वैल्यू आएगी थी हमारे पास 4 इंटू 4 16, तो यहाँ से आएगी 16 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 48 64 आएगी यहाँ से 64 प्लस ये 10 ऐड कर देंगे, यहाँ से आएगा 74। देन हमारे पास यहाँ से एच जेड की वैल्यू आएगी -5 इंटू 2 रेस्ट टू द पावर 4, 2 रेस्ट टू द पावर 4 इक्वल्स टू आएगा 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 5 इक्वल्स टू 80। यहाँ से इसका मॉड्यूलस लेंगे देन 80 आएगा। सो एच मोड ऑफ एच जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है 80। सिमिलरली अगर जी जेड की हाईएस्ट वैल्यू निकालें देन 2 रेस्ट टू द पावर 6, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल से हमारे पास बाउंड्री पे ही एज्यूम होगी।
अगर डोमेन के अंदर एज्यूम हो जाती है देन इस कंडीशन में फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है, बट जी जेड हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, सिमिलरली एच जेड भी कांस्टेंट नहीं है। सो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास बाउंड्री पे वैल्यू आएगी। सो बाउंड्री पे आएगी देन यहाँ से 2⁻6 प्लस 10 विच इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 64 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 74 रिजल्ट आ गया। सो यहाँ से 74 आ रहा है एंड यहाँ से हाईएस्ट वैल्यू आ रही है हमारे पास 80। सो एच जेड इज ग्रेटर देन जी जेड, और अगर एच जेड ग्रेटर देन जी जेड से दोनों में सेम जीरोज होंगे बाई रोस्ट थ्योरम में कहती है एफ जेड एंड जी जेड आ रहे हैं एनालिटिक फंक्शन, ये दोनों हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है। देन और मोड ऑफ जी जेड इज ग्रेट लेस देन एफ जेड, देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज। तो यहाँ से सेम नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। देन एच जेड इज ग्रेटर देन एफ जेड, एच जेड और एच जेड प्लस जी जेड में सेम जीरोज आएंगी। सो एच जेड में टोटल कितने जीरोज है, एच जेड में जीरोज है टोटल 4, सारे जीरोज जेड इक्वल टू 2 पे आए, जेड इक्वल टू 0 पे आए हैं, सारे जीरोज डोमेन में लाई कर रहे हैं। देन यहाँ से टोटल 4 जीरोज है, देन एच जेड हैज 4 जीरोज इनसाइड डी, then fz equals to hz plus gz has also 4 zeros inside domain D। so यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 4। so इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया हमारे पास 4। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। in this question given that let fc to c be the non-zero and analytic at all the points in z and fz equals to pi fz code pi z for z belongs to c minus z, then the residue of f at z at n belongs to z is, where c is the set of complex numbers, z is the set of integers and c minus z is denote the set of all complex number excluding integers। so हमें f residue of f निकालना है at n belongs to natural, n belongs to integers। so यहाँ पे एफ जेड गिवन है हमारे पास पाई एफ जेड कोस पाई माइनस कोस कोट पाई जेड। सो अगर इसका सॉल्यूशन देखें देन सॉल्यूशन के लिए यहाँ से हमें एफ ऑफ जेड गिवन है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू पाई एफ जेड स्मॉल एफ जेड कोट पाई जेड। सो कोट पाई जेड को हम लिख सकते हैं कोस पाई जेड बाई साइन पाई जेड। सो अगर इस फंक्शन में सिंगुलैरिटी देखें, एफ जेड हमें एनालिटिक फंक्शन दिया, पाई एक कॉन्स्टेंट है। सो सिंगुलैरिटी किसकी वजह से आएगी, कोस पाई जेड एंड साइन पाई जेड की जगह। सो कोस पाई जेड तो हमारे पास यहाँ सिंगुलैरिटी क्रिएट करेगा नहीं। सो सिंगुलैरिटी कौन क्रिएट करेगा, साइन पाई जेड। व्हेन साइन पाई जेड इक्वल्स टू 0 देन इस केस में हमारे पास सिंगुलैरिटी आ जाएगी। सो अगर साइन पाई जेड इक्वल 0 आएगा यहाँ से, साइन पाई जेड इक्वल्स टू 0 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग साइन पाई जेड कहाँ 0 होता है, साइन एन जेड पे, वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। देन यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, पाई जेड इक्वल्स टू एन एन पाई, देन यहाँ से इम्प्लाई करेगा पाई टू पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बचेगा जेड इक्वल्स टू एन। सो जेड इक्वल्स टू एन वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारे पास सिंगुलैरिटी क्रिएट करेंगे। और सिंगुलैरिटी कौन से टाइप की होगी, सिंगुलैरिटी होगी हमारे पास पोल सिंगुलैरिटी, और पोल भी सिंपल पोल। सो साइन व्हेन z इक्वल्स टू n वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन सिंपल पोल्स आएंगे हमारे पास सिंगुलैरिटी में। और व्हेन n इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो यहाँ से z इक्वल्स टू इन्फिनिटी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। z इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर इसका लिमिट पॉइंट है देन लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स क्या इंप्लाई करता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। सो यहाँ से z इक्वल्स टू इन्फिनिटी नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी आती है। बट हमें पता है अगर रेजिड्यू निकालना है देन रेजिड्यू सिर्फ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे ही निकलेगा। सो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पे निकलेगा देन यहाँ से सिंपल पोल होगा, देन उसी पे रेजिड्यू निकलेगा। हमें फंक्शन का रेजिड्यू निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें निकालना है यहाँ से देन द रेजिड्यू ऑफ एफ एट एन बिलोंग्स टू जेड पे रेजिड्यू निकालना है। सो यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड पे हमारे पास सिंपल पोल्स होंगी, देन सिंपल पोल्स होंगी और सिंपल पोल्स के लिए रेजिड्यू आएगा हमारे पास लिमिट जेड इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड माइनस एन एफ जेड आता है सिंपल पोल्स के लिए रेजिड्यू। सो यहाँ से लिमिट जेड इज टेंडिंग टू एन जेड माइनस एन पाई, सॉरी यहाँ से मैंने z टेंस टू इन्फिनिटी बोला, z टेंस टू इन्फिनिटी नहीं, लिमिट z इज टेंडिंग टू n z माइनस n एफ जेड आएगा। देन लिमिट z इज टेंडिंग टू n z माइनस n और एफ जेड लिख देंगे। सो यहाँ पे अगर लिमिट निकालते हैं, लिमिट अगर निकालेंगे देन यहाँ से 0/0 फॉर्म आएगी और 0/0 फॉर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एल हॉपिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉपिटल्स रूल होता है ऊपर न्यूमिनेटर का ऊपर डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का नीचे डिफरेंशिएशन करते हैं। देन यहाँ से अगर ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे देन यहाँ पे जेड की हमारे पास 3 फंक्शन है। सो फंक्शंस अगर तीनों जेड के देन एक बार फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड और थर्ड को सेम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, फिर सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे देन फर्स्ट और थर्ड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे देन फर्स्ट और सेकंड को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे।
तो यहाँ पे स्टेप से इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। सो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया। सिमिलरली अगर साइन पाई जेड का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, साइन पाई जेड का डिफ्रेंशिएशन आएगा पाई कोस पाई जेड। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आ गया। अब लिमिट अगर अप्लाई करेंगे देन लिमिट जेड इज टेंडिंग टू एन, देन z इज टेंडिंग टू n, देन दिस फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो। सो अगर ये जीरो में जा रहा है, मल्टीपल अगर जीरो में जा रहा है, देन पूरा फंक्शन जीरो में चला जाएगा। सो यहाँ से ये पूरा फंक्शन जीरो में चला जाएगा। और फंक्शन एफ जेड हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है, देन एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन अगर एनालिटिक होगा देन वो डिफरेंशिएबल डेफिनेटली होगा। देन इस केस में ये डिफरेंशिएबल होगा, एंड एफ डैश जेड भी एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ से ये पूरा फंक्शन जीरो में चला गया साथ ही। और अगर लोअर टर्म की बात करें, ये अगर z इज टेंडिंग टू n आएगा देन पाई एन कोस पाई एन आ जाएगा। सिमिलरली अगर डेनोमिनेटर की बात करें, डिनोमिनेटर आ जाएगा पाई कोस पाई एन आ जाएगा। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर रहा है, पाई कोस पाई एन कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमिनेटर वाले से। सो बचेगा क्या, एफ एन। सो यहाँ से इसका सॉल्यूशन रेजिड्यू क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एन व्हेन जेड इज टेंडिंग टू एन। सो यहाँ से इम्प्लाई कर रहे हैं हमारे पास रेसिड्यू आ रहा है एफ ऑफ एन, और एफ ऑफ एन है हमारे पास ऑप्शन बी। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में करेक्ट आ गया ऑप्शन हमारे पास बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिस क्वेश्चन इज सेइंग कंसीडर द रीजन हमें गिवन है ओमेगा x plus iota y where x is between close interval -1 to 2 and y is between close interval -π/3 to 2 plus π/3 where iota डिनोट कर रहा है रूट ऑफ -1 को। in the complex plane the transformation x plus iota y ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिमिट x exponential x plus iota y maps the region omega onto the region as contained in C, the set of complex number then the area of region S। तो सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ओमेगा रीजन ये है हमारे पास, और ओमेगा रीजन ये साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन है एक्स प्लस आइटा वाई ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आइटा वाई में। सो यहाँ से जो रीजन बनेगा वो रीजन हो जाएगा हमारे पास एस, और इस एस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले इस रीजन को सिंप्लीफाई करते हैं। ओमेगा हमारे पास दिया हुआ है एक्स प्लस आइटा वाई में, एक्स प्लस आइटा वाई में दिया, और एक्स बिटवीन है क्लोज इंटरवल -1 to 2 और वाई गिवन है -π/3 टू +π/3 क्लोज इंटरवल में। देन यहाँ से अगर एस निकालेंगे, एस आएगा हमारे पास एस ट्रांस एक्स प्लस आइटा वाई ट्रांसफॉर्म हो रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आइटा वाई में। देन यहाँ से अगर इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है देन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आइटा वाई में आ जाएगा, और बाकी टर्म्स हमारे पास एज इट इज रहेगी। तो यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स प्लस आइटा वाई को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा वाई, और एक्सपोनेंशियल आइटा वाई होता है हमारे पास कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। देन यहाँ से ये आ जाएगा। सो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन आएगा एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई प्लस आइटा साइन एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई। सो यहाँ से ये टर्म आएगी, एक टर्म इम्प्लाई कर रही है हमारे पास कि y की वैल्यू तो हमारे पास एंगल में दी हुई है -π/3 टू +π/3, और एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू है हमारे पास -1 to 2। सो यहाँ से -1 टू क्लोज इंटरवल -1 to 2। सो यहाँ से ये लिमिट अप्लाई करके हम निकाल लेंगे वैल्यू। सो हमें एरिया निकालना है। एरिया अगर स्पेसिफिकली देखें देन हमें इस फंक्शन का एरिया निकालना है। यहाँ से जो शेडेड फंक्शन है ये शेडेड फंक्शन का एरिया हमें निकालना होगा, जहाँ y की वैल्यू हमारे पास -π/3 टू +π/3 दी हुई है, और साथ ही x की वैल्यू जब दी हुई है हमारे पास -1 to 2। सो यहाँ से अगर x इक्वल्स टू -1 लेंगे देन x इक्वल्स टू -1 लेट अस टेक y इक्वल्स टू 0। सो y इक्वल्स टू 0 हमारे पास कहाँ लाई करेगा, y इक्वल्स टू 0 इस लाइन पे x एक्सिस पे लाई करेगा। देन y इक्वल्स टू व्हेन 0 होगा देन इस केस में हमारे पास x की वैल्यू अगर -1 लेंगे देन यहाँ पे कुछ आएगा, और व्हेन x की वैल्यू +2 लेंगे देन एक्सपोनेंशियल स्क्वायर यहाँ पे आएगा, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल इनवर्स है। देन 1/e और एक आएगा 1e स्क्वायर। देन वी नो दैट e स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1/e। सो यहाँ से e स्क्वायर लाइक करेगा कुछ यहाँ पे, और मान लेते हैं ये यहाँ पे लाइक करेगा e इनवर्स। देन हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, इसके बीच का एरिया। देन यहाँ से अगर इसका एरिया निकालेंगे, एरिया होता है इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन dx dy। सो इसे अगर r थीटा की फॉर्म में ले दें इंटीग्रेशन आ जाएगा r dr d थीटा। सो पहले हम इस पूरे रीजन का एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद इस रीजन का एरिया, आधे रीजन का एरिया, पहले पूरे रीजन का एरिया निकाल लेते हैं देन हम इस रीजन का एरिया निकाल लेंगे। फिर उस रीजन इस एरिया को हम इस पूरे एरिया से माइनस कर देंगे देन शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। सो ये निकलने के लिए dx dy को अगर r थीटा की फॉर्म में लेंगे तो r dr d थीटा हो जाएगा। तो थीटा हमारे पास -π/2 टू +π/3 चेंज हो रहा है, और x की वैल्यू अगर पूरे रीजन A2 रीजन की बात करें, ये पूरा रीजन हमारे पास A2 रीजन है, पूरे रीजन की बात करें देन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, x की वैल्यू 0 तो एक्सपोनेंशियल स्क्वायर तक चेंज हो रही है। सो यही हमने लिया। सो 0 टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर हमने वैल्यू ले ली।
सो 0 टू एक्सपोनेंशियल स्क्वायर जब वैल्यू आएगी, सो इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन डी थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास थीटा, और वैल्यू चेंज हो जाए -π/2 π/3 टू +π/3, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे देन 2π/3 आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। सो यहाँ से वैल्यू आ गई 2π/3। साथ ही हमें आर की इंटीग्रेशन करना है बिटवीन 0 टू ई स्क्वायर। सो यहाँ से अगर इंटीग्रेशन करेंगे देन वैल्यू आ जाएगी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2। सो अपर लिमिट ई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस कर देंगे देन वैल्यू आ गई π/3 इंटू e⁻⁴। सिमिलरली अगर A1 का एरिया निकालना हो, A1 है हमारे पास ये रीजन, सो इस रीजन का एरिया निकालना है देन x की वैल्यू वही -π/3 टू +π/3 चेंज हो रही है, और y की वैल्यू -π/3 टू +π/3 चेंज हो रही है, और x की वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है 0 टू यहाँ से 1/e में, e इनवर्स में। सो यहाँ से इंटीग्रेशन x की लिमिट लगा दी और y की लिमिट लगा दी, डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दिया, डी थीटा के रूप में फॉर्म में इंटीग्रेशन होगा देन -π/3 टू +π/3 में आ जाएगी वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देन आ जाएगा 2π/3, और r² का dr का जब इंटीग्रेशन होगा तो r²/2 आएगी, तो अपर लिमिट है हमारे पास e इनवर्स और लोअर लिमिट 0। सो यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास π/3 इंटू e⁻²। सो हमारे पास s का जो एरिया आएगा वो आएगा ये पूरा एरिया माइनस A1 का एरिया, A2 माइनस A1 का एरिया, A2 की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से ये, और A1 की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से ये। सो A2 माइनस A1 अगर करते हैं देन वैल्यू आ जाएगी π/3 इंटू e⁻⁴ माइनस e²। सो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बनेगा π/3 e⁻⁴ इंटू e⁻⁻²। सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर। सो आज की इस वीडियो में हमने गेट 2019 में पूछे गए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।